प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व की क्लास में हमने बीए 5th सेमेस्टर हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य प्रयोजन पर चर्चा की थी। आज हम काव्य हेतु पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास के बाद आप काव्य हेतु से क्या आशय है, अर्थात काव्य हेतु किसे कहते हैं, को समझ पाएंगे। साथ ही काव्य हेतु के संबंध में संस्कृत काव्य शास्त्रियों तथा विद्वानों के चिंतन और उनके मतों को जान पाएंगे। काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा काव्य हेतु से संबंधित परीक्षा में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं उनको समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काव्य हेतु किसे कहते हैं? काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और हेतु। काव्य क्या है? काव्य कवि का कर्म है। कवि जो रचना करता है, जो सृजन करता है, उसको काव्य कहते हैं। हेतु का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो हेतु से आशय है कारण, उपादान। इस तरह से काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति के कारण। आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्य के मूल में कोई न कोई कारण विद्यमान होता है जो उस रचनात्मक प्रक्रिया का आधार होता है। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें, जैसे एक व्यक्ति है, उसको संगीत की बहुत अच्छी समझ है, वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति अच्छा गा सकता है? नहीं। तो जो व्यक्ति अच्छा गाता है, आखिर वो अच्छा क्यों गाता है? क्या कारण है कि वो अच्छा गा पाता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति उतना अच्छा नहीं गा पाते? दूसरे उदाहरण से अगर हम समझें, जैसे एक व्यक्ति है और बहुत अच्छी चित्रकारी करता है जबकि सब व्यक्ति उस तरह से चित्रकारी नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है कि वो जो व्यक्ति बहुत अच्छी चित्रकारी कर पा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इसी को अगर हम काव्य हेतु के संबंध में समझें तो काव्य करने के पीछे जो कारण होता है, आखिर कोई व्यक्ति काव्य क्यों रच पाता है, क्या कारण होता है कि वह काव्य सृजन कर पाता है, यही जानना काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कहलाता है। काव्य हेतु से क्या आशय हुआ? काव्य के कारण, काव्य की उत्पत्ति के कारण कोई व्यक्ति काव्य सृजन, काव्य रचना की प्रक्रिया क्यों पूर्ण कर पाता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या उपादान होते हैं, यह है काव्य हेतु। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज हमें समझ लेनी चाहिए, वह यह कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में क्या अंतर है। काव्य हेतु हो गया काव्य की उत्पत्ति का कारण, जबकि काव्य प्रयोजन से आशय होता है काव्य का उद्देश्य। कोई व्यक्ति काव्य रचना करके क्या लाभ प्राप्त करना चाहता है, काव्य रचना के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, यह जानना काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन कहलाता है। जबकि काव्य हेतु काव्य की उत्पत्ति के कारण होते हैं, काव्य की सृजन के, काव्य की रचना प्रक्रिया के कारण को काव्य हेतु कहते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर पर्याप्त चिंतन हुआ है और संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने 3 काव्य हेतुओं की चर्चा की है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसके पहले कि हम प्रतिभा क्या होती है, व्युत्पत्ति क्या होती है और अभ्यास क्या होता है इसको जाने, उसके पूर्व संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने जो काव्य हेतुओं पर चिंतन किया है वह जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य भामा, जिन्होंने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है, उसमें एक जगह लिखा है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, जबकि काव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति ही रच सकता है। इसका क्या आशय है? इसका आशय यह हुआ कि एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी गुरु के उपदेश से, गुरु के पास रह करके शास्त्र अध्ययन कर सकता है, लेकिन गुरु उसे काव्य रचने की प्रतिभा नहीं दे सकता। काव्य का सृजन वही कर सकता है जिसके अंदर प्रतिभा है। आप किसी के समीप रह करके काव्य सृजन नहीं सीख सकते हैं।
जाहिर सी बात है कि भामा यहाँ पर काव्य सृजन में प्रतिभा को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। प्रतिभा वह कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति काव्य सृजन कर पाता है। अन्यत्र उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। दूसरे आचार्य दंडी, जिनके ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है, उसमें उन्होंने 3 काव्य हेतुओं को स्वीकार किया है। पहला नैसर्गिकी प्रतिभा, दूसरा निर्मल शास्त्र ज्ञान और तीसरा अभ्यास। नैसर्गिकी प्रतिभा से उनका आशय जन्मजात प्रतिभा से है। यह प्रतिभा अर्जित नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर के आता है वह जन्मजात प्रतिभा होती है। इसके साथ ही साथ वो शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु का कारण स्वीकार करते हैं। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में जन्मजात प्रतिभा को बीज रूप में प्रमुख रूप से काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है और इसके साथ ही लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान एवं शब्दकोश आदि को भी काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा है, लेकिन बीज रूप में उन्होंने जन्मजात प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। आचार्य वामन के बाद आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है और प्रतिभा के उन्होंने 2 भेद किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा वह होती है जो व्यक्ति में जन्म से होती है। जन्मजात प्रतिभा को उन्होंने सहजा प्रतिभा कहा है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से व्युत्पन्न होकर सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। तो प्रतिभा के कितने भेद बताए हैं रुद्रट ने? 2 भेद, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जन्मजात होती है, उत्पाद्या लोक शास्त्र और अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इसके बाद मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए प्रतिभा को शक्ति कहा है और शक्ति कवित्व बीज रूपः कहकर उन्होंने शक्ति को बीज रूप में स्वीकार किया है। इसका मतलब यह हुआ कि मम्मट भी काव्य हेतु के रूप में जो बीज रूप में प्रतिभा को ही स्वीकार करते हैं और प्रतिभा को उन्होंने शक्ति का नाम दिया है। मम्मट के पश्चात हम देखते हैं कि राजशेखर ने प्रतिभा पर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में गहन विचार किया है और प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जो सर्जना कराती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति काव्य रचना कर पाता है, और भावित्री प्रतिभा वह होती है जो रसास्वादन कराती है, जिसके कारण प्रमाता, सहृदय, पाठक उस कविता का रसास्वादन कर पाता है। वह कविता भावित्री प्रतिभा, वह प्रतिभा भावित्री प्रतिभा होती है और कार्यत्री प्रतिभा के कारण कोई व्यक्ति काव्य रचना की प्रक्रिया कर पाता है। तो राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। पुनः उन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के 3 और भेद किए हैं, जिसको सहजा, आहार्या और औपदेशिकी नाम उन्होंने दिया है। सहजा प्रतिभा को वो जन्मजात मानते हैं, आहार्या प्रतिभा को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है और शास्त्र आदि के उपदेश से प्राप्त होने वाली प्रतिभा को वो औपदेशिकी कहते हैं। सहजा, आहार्या और औपदेशिकी उन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद किए हैं। सहजा जन्मजात होती है, शास्त्र आदि से जो प्रतिभा सीखी जाती है उसको औपदेशिकी कहते हैं और आहार्या अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत के जो काव्यशास्त्री हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने चिंतन में 3 काव्य हेतु बताए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास।